हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की है कि किस तरीके से चार्ल्स फर्स्ट की पॉलिसीज के कारण वहां पर इंग्लैंड में 1642 में सिविल वॉर हो जाता है। और ये सिविल वॉर ओकेजनल रहता है। कई बार क्या होता है कि राजा की जो आर्मी थी यानी जो कैवेलियर्स थे वो जीतते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट की जो सेना है यानी जो विक्स थे, जिनको हम राउंड हेड्स भी कहते हैं, उनकी जीत होती है। कई तरीके से वहां पर सेनाओं का फ्रैक्शन भी था। कभी ऐसा था सिचुएशंस की जो स्कॉट्स हैं यानी स्कॉटलैंड के जो सोल्जर्स थे वो राजा के साथ में थे, लेकिन कभी ऐसा भी रहा कि वो राजा के अपोजिट होकर के युद्ध को लड़ते हैं। और एक बार तो सिचुएशन यहां तक आ गई कि वहां पर उन्होंने जो स्कॉट्स हैं उन्होंने राजा को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को क्या किया, राजा को पैसे लेकर के बेच दिया, और उसके बाद प्रिजन से, जेल से उनकी भागने में भी मदद की। लेकिन हम यहां पर जो भी सिचुएशन देखते हैं, चाहे जो भी रहा हो, ये स्पोरेडिक एक ओकेजनल सिविल वॉर थे। 1642 से लेकर के 1649 तक के चलते हैं, और फाइनल इसका आउटकम ये होता है कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1649 में। आज हम आपसे बात करेंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात थे और कौन कौन सी राजा चार्ल्स फर्स्ट की ऐसी पॉलिसीज थी जिनके कारण सिविल वॉर को रोका ही नहीं जा सकता था, यानी इसका होना तय था। और यहां पर सिविल वॉर के होने से ना केवल उस समय जो आम नागरिक हैं या आप कह सकते हैं जो नोबल्स थे, इनको जो है हानि पहुंचती है, बल्कि उस समय लिटरेचर जो था, साहित्य जो था, उसको भी एक बिल्कुल भी इररिपेयरेबल क्षति होती है। और इसी कारण से 1642 से लेकर के 1660 तक के अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि वहां पर बहुत मेजर कोई भी कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में नहीं हुआ था। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वही होता है कि 1642 में जब सिविल वॉर शुरू होता है तो वहां पर प्योरिटन्स का इतना ज्यादा दबदबा था, यानी इस एज को हम प्योरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। तो प्योरिटन एज का इतना ज्यादा प्रेशर था, प्योरिटन लोगों का इतना ज्यादा प्रेशर था कि वहां पर लिटरेचर को, ठीक है, लोगों के सामने ले आना या नाटकों का परफॉर्मेंस होना, मंचन होना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और क्या है प्योरिटन एज के बारे में, थोड़ा सा आपको प्योरिटन्स के बारे में बताता चलता हूं। प्योरिटन्स ये लोग थे जो प्लेटो की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। जी हां, ये वही प्लेटो हैं, ग्रीक वाले, जो कि एरिस्टोटल यानी अरस्तु के क्या हैं, वो गुरु हैं, उनके टीचर थे प्लेटो। और प्लेटो का क्या होता है कि उनका यह मानना था कि सोसाइटी में ऐसी पोएट्री जो इमोशंस को दिखाए और जहां पर लोगों उससे कमजोर हो, तो ऐसी चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। पोएट्री सिर्फ कैसी हो जहां पर आप या तो रिलीजियस बातें करें, या तो पैट्रियाटिक बातें करें, या तो देशभक्ति की बातें होंगी, या तो धार्मिकता की बातें होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इमोशंस को डिपिक्ट करेंगे पोएट्री में, क्योंकि उस समय ड्रामा भी पोएट्री का ही अंग था, तो इससे क्या होता है, ऑडियंस जो है वो उसको देखती है और इमोशंस के कारण वो रोती है और कमजोर होती है। लेकिन अरिस्टोटल बाद में जाकर के इन्हीं सब चीजों का वो खंडन करते हैं, और इन्होंने एक टर्म दिया, कौन सा, कैथारसिस। उन्होंने कहा गुरुजी ऐसी बात नहीं है, इंसान जब रोता है तो उसका क्या होता है, कैथारसिस, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्योरिफिकेशन या परगेशन, यानी इंसान को क्या होता है, उसकी सोल जो है इस तरीके से वो प्योरीफाई होती है। लेकिन यहां पर 1642 में, या आप कह सकते हैं पूरी कैरोलिन एज में, यहां पर इतना ज्यादा दबदबा होता है प्योरिटन्स का कि कोई भी ऐसा मेजर वर्क लिखा ही नहीं जाता है जहां पर इमोशंस हो। आप पूरा वर्क उठा करके देख लेंगे, चाहे वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट हो या कोई और वर्क हो, अभी तक। और इवन यही नहीं, 1660 में जब रेस्टोरेशन एज आती है, तो यहां से लेकर के जब तक रोमांटिक एज नहीं आ जा रही है 1798 तक, आप कह सकते हैं कि पूरे लगभग 150 सालों तक इंग्लैंड में ऐसे वर्क्स आए ही नहीं जहां पर इमोशंस के बारे में, भावनाओं के बारे में या कॉमन मैन के बारे में बातें हो रही थी। कितना ज्यादा प्योरिटन्स का दबदबा था कि मोरालिटी सर्वोपरि थी, उससे आप थोड़ा सा भी टेम्परिंग कर ही नहीं सकते हैं। आइए हम आज की देखते हैं कि सर्कमस्टेंसेस कि वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनके कारण सिविल वॉर वहां पर होता है।
चलिए अब देखते हैं, कल हम लोगों ने टाइमलाइन तक पढ़ा हुआ था, आज हम उससे चलते हैं आगे। द कैरोलिन एज हैज इट्स टाइम स्पैन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग 1625 टू 1649, यानी 1625 में किंग चार्ल्स फर्स्ट वहां के राजा बनते हैं और 1649 में उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे वहां पर उस समय ऐसे नोबल्स थे जो राजा के समर्थक थे, अगर उनकी वोटिंग को वहां पे एक्सेप्ट किया जाता, उनको नजरबंद ना किया जाता, तो शायद राजा को बचा लिया जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार पब्लिक के भी मन में ये बातें जरूर थी कि ये जो है राजा जो है वो पार्लियामेंट से या आर्मी से ज्यादा बेहतर ऑप्शन उनके लिए है। क्योंकि आर्मी का रूल तो हो जाता है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से वहां से फ्रीडम आपको मिलेगी ही नहीं। और आइए देखते हैं क्या है। एंड द नेम चार्ल्स डेराइव्ड, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैरोलस, यानी कि जो नाम चार्ल्स है वो कहां से आया हुआ है, लैटिन वर्ड कैरोलस से, विच मींस चार्ल्स, जिसका क्या मतलब होता है चार्ल्स, यानी लैटिन भाषा का शब्द है कौन सा, कैरोलस, CAROLUS, जिसका क्या मतलब होता है चार्ल्स। चार्ल्स फर्स्ट ये होते हैं, आगे चल करके इन्हीं के जो बेटे होते हैं, एक बेटा इनका होता है चार्ल्स सेकंड, यानी इसके बाद अगले राजा वही बनने वाले हैं। दूसरे बेटे इनके जो हैं वो कौन है, जेम्स सेकंड। और ये भी एक मामला आगे चल करके बनता है सिविल वॉर को लेकर के, कैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी देखिए, आफ्टर द डिमाइस, डिमाइस का मतलब क्या है, डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट, यानी जेम्स फर्स्ट की डेथ होने के बाद, और कब इनकी डेथ होती है 1603 नहीं 1625, 1625 में इनकी डेथ होती है। 1603 में वो राजा बनते हैं, 1625 में चार्ल्स फर्स्ट वाज अपॉइंटेड एज द किंग इन 1625। चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया जाता है, 1625 में उनको इंग्लैंड का राजा बनाया जाता है। एंड इन 1649 और 1649 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्यूरिटन अपराइजिंग, क्योंकि प्यूरिटन्स का वहां पर उद्भव हो रहा था, वो लोग जो है इमर्ज कर रहे थे और वो बिल्कुल भी शासन में फ्लेक्सिबिलिटी बर्दाश्त नहीं करते थे। मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में कि जो प्यूरिटन हैं वो कौन हैं, वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट है, यानी प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसका क्या है, ठीक है, रेडिकल्स थे, उसके एकदम कट्टरपन थे, और वो क्या है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी रिलीजन में या शासन में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इन्हीं का ही लीडर निकलता है कौन सा, ओलिवर क्रॉमवेल। और ओलिवर क्रॉमवेल बिल्कुल इतना ज्यादा उसके अंदर डिसिप्लिन या इन सब बातों को लेकर के बिल्कुल इतना ज्यादा वो रेडिकल था कि उसने यहां से लेकर के राजा के एग्जीक्यूशन के बाद 1649 से लेकर के 1658 या 59 तक वो अकेला डिक्टेटर की तरीके से पूरे इंग्लैंड में रूल करता है। आगे देखते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके, ओलिवर क्रॉमवेल। कौन है लीडरशिप किसकी, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप में ये यहां पे स्टार्ट होता है ये सिविल वॉर। आप देखते हैं कैवेलियर्स, कल मैंने आपको बताया है कैवेलियर्स किसको डिनोट करता है, रॉयल्टी को। आज भी अगर आप इंडिया के राष्ट्रपति को देखेंगे तो उनका जो काफिला है वहां पे क्या होते हैं, घोड़े, और वो बग्घी में चलते हैं या चलती हैं। घोड़े पर क्या होता है कि वहां पे सवार सैनिक जो है चलते हैं। ये ब्रिटिशर्स की ही देन थी, उन्हीं का ही कल्चर था यहां पर, जिसके बाद जिसको जो है फॉलो किया जा रहा है। और कैवेलियर्स डिनोट करता है किसको, किंगशिप को, मोनार्की को या रॉयल्टी को। और ये कौन थे कैवेलियर्स, सपोर्टर्स ऑफ द किंग। ये क्या है, सपोर्टर ऑफ द किंग। और इनका नाम क्या है, टोरी। इस बात को हमेशा याद रखना है, इनको क्या कहा जाता था, टोरी। दूसरी तरफ कौन है, राउंड हेड्स। और ये कौन है, सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट्स नोन एज विग। और ये पार्लियामेंट में बैठते थे तो विग को पहनते थे। विग आप देखते होंगे क्या होता है, बालों का एक गुच्छा सा लगा दिया जाता था। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बड़ी जो है हंसी आती थी इन सब बातों को देख करके कि हाँ किस तरीके से उन्होंने पहना हुआ है उसको। तो ये विग लगाते थे, इसलिए इनका नाम भी विग पड़ता है, या इनको हम क्या कहते हैं, प्योरिटन्स। प्योरिटन्स दे हु बिलीव्ड इन प्योरिटी, जिन्होंने शुद्धता में, प्योरिटी में यकीन किया और माना कि बिल्कुल भी हम क्या करेंगे, इमोशनल चीजों को क्या करेंगे, लिटरेचर में नहीं रखेंगे।
आगे देखिए, दिस वॉज द टाइम ऑफ सिविल वॉर, ये कौन सा दौर था? सिविल वॉर का, बिटवीन द कैवेलियर्स एंड द राउंड हेड्स, यानी किनके बीच में? कैवेलियर्स और राउंड हेड्स के बीच में, विग और टोरी के बीच में, सपोर्टर ऑफ द किंग और सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में। द कैवेलियर्स वर डिफीटेड, क्या होता है? कैवेलियर्स को डिफीट किया जाता है, यानी वो हार जाते हैं। पहले तो जब इस युद्ध की शुरुआत होती है तो ये जो लोग होते हैं कैवेलियर्स, वो जीतना शुरू करते हैं। रीजन इसके पीछे यही था कि वो राजा की आर्मी थी, कई बार ये युद्धों को लड़ चुके थे, किसी ना किसी मिशन पे, किसी ना किसी मुहिम पे इनको भेजा गया था, जो ट्रेंड सोल्जर्स थे। और उधर जो पार्लियामेंट की सेना थी, उनके जो सोल्जर्स थे वो ट्रेंड नहीं थे, और सामने की लड़ाई करना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इनका जो लीडर है, कौन सा? ओलिवर क्रॉमवेल, ये इस सेना को इकट्ठा करके लेके जाता है कहां पर? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और इनको वो ट्रेंड करता है किसमें? गुरिल्ला वारफेयर में, यानी छापा मार युद्ध कला में चुपके से अटैक करना, क्योंकि उसको पता था कि सामने की लड़ाई हम जीत नहीं सकते हैं। और इसी का आउटकम ये होता है कि 1649 में राजा को पकड़ करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, एंड द किंग, और किंग को हराते हैं, वॉज कॉट, इसको पकड़ लिया गया, एंड बिहेडेड, गला काट करके क्या होता है? इसको मार दिया जाता है। गिलोटिन, उस समय एक मशीन आती थी, GUILLOTINE। गिलोटिन क्या होता था? आप ऐसे गला रखेंगे, ऊपर से गिरेगा और आपका गला कट जाएगा। राजा को इस तरीके से वहां पर मार दिया जाता है 1649 में। और क्या? पब्लिकली ऑन 13 जनवरी 1649, 30 जनवरी 1649 में इनको मार दिया जाता है। आगे देखिए, ओलिवर क्रॉमवेल emerged as a Puritan leader, वो emerge होता है कैसे? प्योरिटन लीडर की तरीके से। ये आर्मी का जनरल था, क्या था ये? आर्मी का जनरल था, सेना का। एंड केम टू पावर इन 1649, और क्या हुआ? ये पावर में आ गया 1649 में। और 1649 से लेकर के 1660 तक का जो टाइम पीरियड है इंग्लैंड में, उसे हम जानते हैं किस नाम से? कॉमनवेल्थ पीरियड। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है, जनरल जियाउल हक वगैरह जैसे लोग जो 10-10 साल तक वहां डिक्टेटर की तरीके से बने रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ वो भी, तो उन्हीं तरीके से क्या होता है यहां पे? ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है, वो इनहेरिट करता है और 10 साल तक से ज्यादा बल्कि क्या होता है यहां पर शासन वो करता है। और इस एज को हम किस नाम से जानते हैं? कॉमनवेल्थ पीरियड। आगे देखिए, दिस एज इज नॉट एन एज ऑफ ड्रामा, ये एज जो है वो ड्रामा की एज नहीं है। और कारण वही जो मैंने आपको शुरू में पहले बताया है कि 1649 में 1649 में क्या होता है कि यहां पर सॉरी का चार्ल्स फर्स्ट का तो एग्जीक्यूशन होता ही है। 1642 में 1642 में जो थिएटर्स थे उनको बैन कर दिया जाता है, यानी इन पर प्लेस को परफॉर्मेंस का क्या किया जाता है, वहां पे इनको बैन कर दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है कि अब इनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। आगे चल करके ये बैन 1660 में ओपन होता है, खुलता है, जब चार्ल्स सेकंड यहां के राजा बनते हैं। अब आगे देखिए, दिस एज इज नॉट एन एज ऑफ ड्रामा, ड्रामा कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर, सिविल वॉर होने की वजह से ड्रामा कोलैप्स हो जाता है। एंड प्योरिटेनिकल अटैक, प्योरिटेनिकल अटैक का मतलब क्या कि नो इमोशंस, बिल्कुल क्या है, प्ले में इमोशंस तो आनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो बिल्कुल क्या होगा, ये पूरी तरीके से यहां पर बैन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं मेजर कॉजेज ऑफ सिविल वॉर, इसके बारे में हमने बात की है। आइए देखते हैं कि सबसे जो मेजर कॉजेज थे, कारण क्या था उनके बारे में हम देखते हैं। पहला देखिए, किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज सपोर्टिंग हाई चर्च। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलता हूं कि उस समय जो प्रोटेस्टेंटिज्म था वो भी दो धड़ों में बंट गया था। कैसे? एक तो था हाई चर्च, हाई चर्च, और क्या है हाई चर्च, कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव था और इनकी जो वर्शिप करने का कॉन्सेप्ट था वो कैथोलिक्स के जैसा था। कैथोलिक नहीं थे ये, थे ये प्रोटेस्टेंट ही, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं ये क्या करते थे, कैथोलिक्स की फॉलो करते थे, और राजा का झुकाव इनकी तरफ
था। तो एक तरफ था हाई चर्च और एक तरफ था कौन सा, लो चर्च। और लो चर्च का मतलब क्या है, प्रोटेस्टेंट। ये अपने आप को किसकी तरीके से, लगभग प्रोटेस्टेंट्स की तरीके से मानते थे, कंसिडर करते थे। तो राजा किसको सपोर्ट कर रहा था, वो हाई चर्च को सपोर्ट कर रहा था, विच वॉज, जो कि क्या था, इन्फ्लुएंस्ड बाई एंग्लो कैथोलिसिज्म। यानी कि जो चर्च है वो किससे प्रभावित है, एंग्लो कैथोलिसिज्म से। और क्या है, एंड देयर वाज मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टेंट, क्या है, और वहां पर मेजॉरिटी थी किसकी, प्रोटेस्टेंट की। तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि जेम्स फर्स्ट के बेटे क्या कर रहे हैं, चार्ल्स फर्स्ट, वो अपने फादर की पॉलिसीज के साथ साथ उनका जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ है। और यही नहीं, मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने जो शादी की वो भी किससे की, हेनरिटा मरिया ऑफ फ्रांस से, जो कि क्या थी, एक कैथोलिक लेडी थी। तो जनता के पास एक और मैसेज जा रहा था कि राजा जो है वो क्या है, उसका झुकाव कहीं ना कहीं किसकी तरफ है, रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ है। अब आगे देखिए, किंग चार्ल्स फर्स्ट मैरिड अ कैथोलिक गर्ल, इससे एक कैथोलिक लड़की शादी की, इनका नाम क्या था, हेनरिटा मरिया ऑफ फ्रांस। इनका नाम क्या है, हेनरिटा मरिया ऑफ फ्रांस। इट इन्फ्लेम्ड द आयर ऑफ पब्लिक, आयर मींस एंगर, और इसने क्या किया, पब्लिक का गुस्सा एकदम से बढ़ा दिया। और यही नहीं, मैंने आपको बताया है हेनरिटा मरिया ऑफ फ्रांस के दो बेटे होते हैं, चार्ल्स फर्स्ट और हेनरिटा मरिया ऑफ फ्रांस के दो बेटे होते हैं। पहला बेटा कौन था, चार्ल्स सेकंड, जो कि एक प्रोटेस्टेंट था। लेकिन दूसरा बेटा जो था, इसका क्या नाम था, जेम्स सेकंड, वो एक अबोर्ड कैथोलिक था। अबोर्ड कैथोलिक का मतलब उसने अपने आप को कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। यह भी एक जनता के नाराज होने का कारण था कि कैसे एक प्रोटेस्टेंट का बेटा क्या हो रहा है, कैथोलिक बन जा रहा है। ये तो गलत बात है ना। तो आगे चल करके शासन में तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी इस तरीके से। तो ये भी एक रीजन बना। आगे देखिए, चार्ल्स फर्स्ट पॉलिसीज रिगार्डिंग डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी फादर का जो कॉन्सेप्ट था, दैवी राजत्व का सिद्धांत, वो क्या होते हैं, चार्ल्स फर्स्ट भी उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसका इस्तेमाल करके उन्होंने मनमाने ढंग से शासन में तब्दीलियां करना स्टार्ट कर दिया। और शासन में तब्दीलियां किस तरीके से थी, राजा जी यहां पे क्या किया, उन्होंने जो भी आर्मी के जनरल्स थे, बड़ी पोस्ट जो थी, वो सारी कैथोलिक्स लोगों के हाथों में दी। अपने शासन में बहुत सारे ऐसे लोगों को, मंत्रियों को बनाया उन्होंने जो कि कैथोलिक्स थे। अब जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। अब आगे देखिए, ही लेवाइड, उन्होंने क्या किया, लगा दिया किसको, टैक्सेस ऑन पब्लिक। राजा तो क्या है, ईश्वर है ना, फिर वो कुछ भी कर सकता है। लिवाइड टैक्सेस ऑन पब्लिक, जनता के ऊपर टैक्सेस को लगाना। केप्ट काउंसलर्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस, और जो राग दरबारी हुआ करते थे, यानी जो भी राजा की बातों को खुले रूप से समर्थन करते थे, राजा सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने दरबार में रखता था। यानी कि बिल्कुल अपोजिशन नहीं, हमारे देश की तरीके से क्या है कि बिल्कुल अपोजिशन हमको नहीं चाहिए। वही तरीके का राजा का हाल था कि वो क्या करते थे, बिल्कुल डिक्टेटरशिप पर उतर आए थे कि हमको कैसे करना है, हमको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हमारी नीतियों का विरोध करे, जो हमको शासन चलाने में क्या करे, नुकसान पहुंचाए। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब आगे देखिए, he dissolved the parliament, ये बात कल हुई है, उसने किसको, संसद को ही भंग कर दिया इन 1629, 1629 में। एंड द 11-year रूल इज नोन एज द पर्सनल रूल, और 11 साल का जो ये शासन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, द पर्सनल रूल, क्योंकि यहां पे राजा बगैर संसद के अपने शासन को चला रहा था, क्योंकि संसद का भी हस्तक्षेप उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे देखते हैं, failed to aid parliament army in 30 years of war, वो वार जो कब स्टार्ट होता है, 1618 से लेकर के 1648 तक चलता है। ये इस युद्ध में क्या करता है, राजा जो है वो प्रोटेस्टेंट, ठीक है, यानी आर्मी जो थी, पार्लियामेंट आर्मी कैसी होगी, वो आर्मी होगी जो प्रोटेस्टेंट की तरीके से लड़ रही होगी। और कंट्री भी क्योंकि प्रोटेस्टेंट है, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप क्या करिए, ऐसे लोगों की हेल्प करिए,
ऐसी सेना की मदद करिए, लेकिन राजा इस काम को करने में भी असफल रहता है। और इसी वजह से क्या होता है, जनता और नाराज होती है कि आपका पूरा माइंड सेटअप जो है वो कैसा है, रोमन कैथोलिसिज्म का ही है। आप सिर्फ महज एक दिखावे के लिए प्रोटेस्टेंट राजा हैं बस यहां पर। अब आगे देखिए, इन 1642 1642 में चार्ल्स फर्स्ट मूव्ड हिज कोर्ट टू यॉर्क, यानी इन्होंने क्या किया, अपनी कोर्ट को कहां पर, यॉर्क में ट्रांसफर कर दिया। जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, राजधानी को बदल दिया, पूरी जो है सेना पैदल चलती रही, उसी तरीके से यहां पे राजा भी क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि यहां पर विंडसर कासल में जहां वो रह रहे हैं वहां पर रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी राजधानी को कहां पर, यॉर्क में ट्रांसफर कर दिया। और क्या, हेनरीटा मरिया लीव्स फॉर फ्रांस, वो फ्रांस निकल जाती हैं टू सीक असिस्टेंस फॉर हिज हस्बैंड, यानी अपने पति के लिए फाइनेंशियल, वित्तीय और मिलिट्री सैनिक सहायता के लिए वो अपने मायके निकल जाती हैं। और कहां पर, फ्रांस, ताकि क्या हो सके वहां पर, वो उन लोगों को ला सकें जो इनकी हेल्प कर सकें। आगे देखते हैं और क्या हुआ। चार्ल्स फर्स्ट ट्राइड टू इंपोज द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ये एक बड़ा मुद्दा बना। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर कब पब्लिश हुई थी, 1549 में इसके बारे में बात हुई है। कहां पर, इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो कैसी कंट्री है, एक प्रोटेस्टेंट की मेजॉरिटी है वो, और कैसे, एक्सट्रीम फॉर्म वाले प्योरिटन सबसे ज्यादा वहीं पर ही हैं। और वहां पर आप क्या कर रहे हैं, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जनता क्या करे, आपकी इन सब बातों का समर्थन करे। माफ कीजिएगा, आइए देखते हैं आगे। इन 1642 में प्योरिटन्स क्लोज्ड द पब्लिक थिएटर। इस डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि कब थिएटर्स को बैन किया जाता है। 1642 में थिएटर्स को बैन कर दिया जाता है। 10 इस तरीके से ड्रामाज व बैंड टू परफॉर्म, ड्रामाज जो थे, जो प्लेस थे, उनको बैन कर दिया गया, क्या होने से, परफॉर्म होने से। और क्या, 1,90,000, आप इस फिगर को देखकर समझिए, 1,90,000 पीपल डाइड ऑफ वॉर एंड डिजीजेज caused due to it, like famine, illness, and while just 15,000 soldiers died in civil war। मैं आपको हमेशा इस बात को लेकर के समझाता हूं कि जब भी युद्ध होता है किसी भी देश से हो वो, तो उसमें जो अल्टीमेट क्षति होती है वो एक आम आदमी की ही होती है, आम नागरिक की ही होती है। उसी के ऊपर हम टैक्सेस को इंपोज करते हैं, अलग अलग तरीके से उससे हम पैसे लेते हैं, और ये एक बहुत ही अलग तरीके का गैम्बिट चलता है, जहां पर ये जनता जो है वो सारे जो इन चीजों को बर्दाश्त करती है, सहन करती है, क्योंकि उसकी मजबूरी है इन सब बातों को झेलना और सहन करना। आप सोचिए, 1,90,000 आदमी मारे जाते हैं सिर्फ किससे, वार के कारण जो है, जो समस्याएं हुई, जो फेमाइन, अकाल पड़ा, इलनेस, ठीक है, जो उनको बीमारी हुई, और यहां पे केवल 15,000 सैनिक मात्र युद्ध से मारे गए। लेकिन यह संख्या 1,90,000 है। राजा की आर्मी ने, पार्लियामेंट की आर्मी ने क्या किया, पूरा जो है किसानों की फसलों को रौंद दिया। प्रोफेसर NS गौर मैम जब इस इंसिडेंट को बताती थी तो वो एकदम से इमोशनल हो जाती थी कि किस तरीके से वहां पर जनता की जो है फसलों को एकदम से रौंद दिया जाता है, बेचारे बच्चे, ठीक है, सब कोई भूख से मर रहे थे। और यहां पर सिविल वार हो रहा था प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, और सॉरी, इनको विग और के बीच में, विग के बीच में और टोरी के बीच में, और जनता के ऊपर यह स्थिति उसकी आ गई है। तो हमेशा हम जब भी युद्ध को देखते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन रहा हो या 65, 62 कुछ भी रहा हो, फाइनली जो नुकसान है वो क्या होता है, सैनिक का होता है और आम जनता का होता है, क्योंकि बड़े जो लोग हैं उनके कोई असर नहीं पड़ता है, सारा रिसोर्स जो है उनके पास है, लेकिन वहीं पर आम जनता जो है वो क्या कर रही है, भूख से मर रही होती है। अब यहां पे देखिए, BBC यानी क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, जो कि मानी जाती है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय संस्था है न्यूज चैनल्स के मामले में। BBC मानती है कि उसका जो ओरिजिन है वो सिविल वॉर के कारण होता है। और कारण क्या था
कि सैनिक जो थे वो अपने घरों से दूर थे और उनके परिवार वालों को उनकी जो है हाल चाल के लिए, खैरियत के लिए कोई ऐसा मीडियम चाहिए था। यानी कि हम जो मीडिया कहते हैं, मीडिया क्या है? एक माध्यम है, और ये प्लूरल फॉर्म है किसका? सिंगुलर इसका होता है मीडियम। यानी कि एक मीडिया की जरूरत थी, मीडियम की जरूरत थी, ताकि उन्हें क्या हो सके, अपने सैनिकों की, यानी अपने बच्चों की जो सैनिक बन चुके थे उनकी खबर कहां से मिलेगी। तो बीबीसी इसीलिए मानती है उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो वहीं से ही होता है, वही कारण ऐसा हुआ। और देखिए, owes its origin to civil war, soldiers were far from home, सैनिक कहां पे थे? घरों से दूर थे, and their families needed, और उनके परिवार वालों को जरूरत थी इंफॉर्मेशन, सूचना की, रिगार्डिंग इट, किसके बारे में, कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, या जिंदा भी हैं तो किस हालत में हैं। अब आगे देखिए, इन इनिशियल फेजेस, शुरुआती जो है चरणों में क्या होता है? किंग्स आर्मी वन, राजा की सेना जीतती है द वॉर, युद्ध को, बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ फिगर, एक आदमी इमर्ज होता है जिसका नाम क्या होता है? ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल इमर्ज्ड एंड ही ट्रेंड किंग्स आर्मी इन स्कॉटलैंड, सॉरी उसने एंड ही ट्रेंड किंग्स आर्मी नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट आर्मी, इसको करेक्ट करिएगा। उसने क्या किया? पार्लियामेंट की आर्मी को ट्रेन किया, कहां पर? स्कॉटलैंड में। और क्या? ही ट्रेन्ड सोल्जर्स इन गुरिल्ला टेक्निक, उसने वहां के सोल्जर्स को गुरिल्ला टेक्निक सिखाई, ताकि वो सामने से भले युद्ध को ना लड़ पाए, लेकिन वो छिप करके युद्ध को लड़ें, और फाइनल यही होता है कि वो राजा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और 1649 में इनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब था अभी तक की जो है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उस समय कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिनके कारण क्या होता है कि सिविल वॉर स्टार्ट होता है इंग्लैंड में और राजा का मर्डर होता है, असैसिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जहां पर मेजर राइटर्स में हम बात करें तो जॉन मिल्टन अकेले ऐसे थे जो पूरे जो है यहां पे छाए हुए हैं। इनके अलावा कोई दूसरा बड़ा नाम, मेजर नाम नहीं था। बस एक पोइट्री का फॉर्म था जो बहुत पॉपुलर होता है, और वो थी कौन सी? कैवेलियर पोइट्री, या कैवेलियर पोएट्स हम जिन्हें कहते हैं, कैवेलियर पोइट्री। कल मैं आपसे बात कर रहा था मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, मेटाफिजिकल पोइट्री, एंड्रयू मार्वेल की पोयम मैंने आप लोगों को पढ़ाई, और एक तरफ है कौन सी? कैवेलियर पोइट्री। कैवेलियर पोइट्री, दोनों में हम डिफरेंसेस को देखते हैं कि जरा क्या है। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है, इट वाज रेबेलियस इन नेचर। कैसी है? रेबेलियस इन नेचर, यानी कि विद्रोही प्रवृत्ति की थी। कैवेलियर पोइट्री कैसी है? इट इज कंजर्वेटिव। ये कैसी है? कंजर्वेटिव है, यानी क्या कर रही है? ये रेनेसांस पोइट्री के जो फॉर्म्स थे, वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उनको फॉलो कर रही है। ये बात कर रही है लव के बारे में, तो बहुत ही पायस लव के बारे में बात कर रही है। यहां पे मेटाफिजिकल पोइट्री में सेड्यूसिंग पोएम्स लिखी जा रही हैं। विमेन का कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है कि हाँ आप गॉडेस हैं, लेकिन यहां पर विमेन को गॉडेस कंसिडर किया जा रहा है। और ये पोएम्स जो कैवेलियर पोइट्री है, ये पोएम्स बड़ी शॉर्ट हैं। कैसी हैं? शॉर्ट, बहुत छोटी छोटी पोएम्स हैं, और पॉइंटेड, ऑफन दे टॉक्ड अबाउट मोरालिटी, नैतिकता के बारे में बात कर रही हैं। और मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में तो हमने कल देखा ही था कि कैसे वो क्या बात कर रही है, रेबेलियस है नेचर में। वहां पर विमेन नो लॉन्गर गॉडेस, विमेन नो लॉन्गर गॉडेस, यहां पे विमेन गॉडेस नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैवेलियर पोएट्स कौन कौन हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो कैवेलियर पोएट्स हैं, इनके ग्रुप को, या आप इसमें जो सबसे बड़े राइटर हैं टॉमस कैरी, उनको आप कैसे नाम से जानते हैं? सन ऑफ बेन के नाम से। सन ऑफ बेन, किसको? सॉरी मैंने दूसरा नाम ले लिया था। रॉबर्ट हैरिक को क्या कहा जाता है? ही इज नोन एज सन ऑफ बेन। ठीक है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? सन ऑफ बेन के नाम से। और ये बेन कौन है?
ये हैं बेन जॉनसन, जिनकी मैंने पोएम आपको पढ़ाई कौन सी, टू सिलिया। तो आइए देखते हैं क्या है। देवर लिरिसिस्ट कम कोर्टियस, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। कैवेलियर पोएट्री जैसा कि नाम ही क्या है, कैवेलरी, और कैवेलरी किसको डिनोट कर रही है, रॉयल चीजों को, राजाशाही को। तो यहां पे जो भी कैवेलियर पोएट्स थे वो क्या थे, दरबारी होने के साथ साथ कवि थे, यानी ये राजा की कोर्ट में थे, राजा कोर्ट में थे, और राजा के लिए ये उनके इंटरटेनमेंट के लिए पोएम्स को कंपोज किया करते थे। अब यहां पे देखिए, लीनिंग टुवर्ड्स द किंग, यानी इनका झुकाव किसकी तरफ था, राजा की तरफ, एंड कोर्ट, और कहां, दरबार में। दे वर इन्फ्लुएंस्ड, वो किससे प्रभावित थे, बाय जॉन डन एंड बेन जॉनसन, किसके, बेन जॉनसन से। यहां पे एच नहीं होगा, इसको काटिएगा, JONSON, यानी जॉन डन जो कि खुद एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, उनसे और बेन जॉनसन से ये प्रभावित थे। अब आगे देखिए, इट वाज कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कैवेलियर पोएट्री है वो कैसी है, वो कंजर्वेटिव है और ट्रेडिशनल है नेचर में, वाइल वहीं पर जो मेटाफिजिकल पोएट्री है वो कैसी है, वाइल मेटाफिजिकल वाज रेबेलियस इन नेचर, वो कैसी थी, रेबेलियस थी नेचर में। सम कैवेलियर पोएट्स या राइटर्स आर, कुछ कैवेलियर पोएट्स या राइटर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला नाम है रॉबर्ट हैरिक, पहला जो नाम है सबसे फेमस वो कौन सा है, रॉबर्ट हैरिका। ये क्या है, ये कोर्टियर नहीं है, ही वॉज नॉट अ कोर्टियर, वो चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इनको इस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। जैसे टॉमस किड को हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े ना होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी विट्स में हम एक्सेप्ट उनको करते हैं। तो यहां पे देखिए, बट स्टिल वाज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, लेकिन फिर भी हम इनको इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ही इज नोन एज सन ऑफ बेन, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कौन, रॉबर्ट हैरिक को किस नाम से जाना जाता है, सन ऑफ बेन, यानी कि बेन जॉनसन के नाम से इनको हम जानते हैं। लेकिन कभी कभी पूरे ग्रुप को ही, यानी कि जो पूरा जो है ऑथर्स का ग्रुप है उसको ही हम सन्स ऑफ बेन के नाम से जानते हैं। यानी आपसे अगर वो सन्स ऑफ बेन के बारे में पूछेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो पूरे कैवेलियर पोएट्स के बारे में पूछ रहा है, और अगर आप सन ऑफ बेन पूछेगा तो वो कौन है, रॉबर्ट हैरिक। और इनकी जो फेमस पोएम है वो कौन सी है, टू डैफोडिल्स, इनकी फेमस पोएम कौन सी है, टू डैफोडिल्स। आपको याद होगा कौन सा, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स। और ये पोएम किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, इसकी है विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन टू डैफोडिल्स वो किसकी है, वो है रॉबर्ट हैरिक की। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूं कि ये पोयम टू डैफोडिल्स मेरे जहन में क्यों आई है। तो इसके पीछे रीजन ये था कि BA थर्ड ईयर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक पोर्शन होता है, और उस पोर्शन में हमको लोगों को पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, जहां पर हम वर्ड्स ऑन द पेज के बारे में बातें करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म का एक टाइप है। I.A. रिचर्ड्स जैसे जो है क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स का लाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और वहां पर बगैर आपको पोयम का नाम बताए या ऑथर का नाम बताए, एक पोयम का या तो पैसेज या किसी जो है प्रोज का पैसेज दे दिया जाता है, और आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है उस पैसेज को। और हम लोग BA थर्ड ईयर में थे, 2014 की ये घटना है, 2014 की, जहां पर डॉक्टर अजय कुमार यादव सर ने क्या किया हुआ था, वहां पर हम लोगों को ये पोयम दी, टू डैफोडिल्स। नाम नहीं पता था उस समय, मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी अगले वाली क्लास, मतलब इसी में ही आपको थोड़ा सा ये पोयम टू डैफोडिल्स, और उसमें पता नहीं था कि हम लोग टू डैफोडिल्स को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब हम लोग आगे बढ़े, काफी 2-3 सालों बाद जाकर के पता चला कि वो रॉबर्ट हैरिक की पोयम थी, टू डैफोडिल्स। डैफोडिल्स आपको याद होगा किसकी, वर्ड्सवर्थ की है। I wandered lonely as a cloud that floats on over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. बहुत प्यारी लाइंस हैं वर्ड्सवर्थ की पोयम्स। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो डैफोडिल्स आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ये वही डैफोडिल्स की पोयम है जिसको झुंपा लाहिरी ने अपनी नॉवेल द नेमसेक, ये वही नॉवेलिस्ट हैं झुंपा लाहिरी, जिनको क्या किया गया है, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। और किस बुक के लिए, उनके
इंटरप्रिटर ऑफ मेलोडीज के लिए। और वहां पर क्या होता है कि जो द नेमसेक नॉवेल है, जो महिला है इंडियन वुमन, हालांकि वो एक अमेरिकन राइटर हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन की हैं, तो वहां पर वो महिला जो है उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं और उससे उसके जो ससुर जी हैं वो पोयम रिसाइट करने के लिए कहते हैं। तो पोयम रिसाइट करती हैं कौन सी? डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ की। और ससुर जी एकदम से खुश हो जाते हैं कि रिश्ता मंजूर हो गया। और आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि इस मूवी में भी, यानी इसको सिनेमेटोग्राफी में भी अडॉप्ट किया गया इस मूवी को, वहां पर इरफान खान ने एक्टिंग की हुई है और तब्बू ने। ये वही इरफान खान और तब्बू हैं जिन्होंने, तब्बू ने हेमलेट में काम किया हुआ है, हैदर जो मूवी बनी हुई है, ओमकारा में तो हालांकि दूसरे मकबूल पिक्चर में इरफान खान ने काम किया हुआ है। ये सब थे कौन से? ये सब थे मास्टर्स एक्टिंग के। और ये हमारा दुर्भाग्य कि हमारे बीच में आज इरफान जी नहीं है। फिर भी आइए देखते हैं क्या है। हिज फेमस पोएम इज टू डैफोडिल्स। अब अगला देखिए, टॉमस कैरी। ये हम लोगों की बहुत फेमस पोएम रही है, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब हम लोग थे तो वहां पर क्या होता था, जब टीचर्स हम लोगों को पढ़ाने आते थे तो यही पोएम पढ़ाते, द ट्रू ब्यूटी। और उस समय ये पोएम ऐसी हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि बच्चे बड़े खुश हुआ करते थे कि आज तो मजा आ जाएगा, कोचिंग में पढ़ेंगे तो या कॉलेज में पढ़ेंगे तो खूब मजे लेंगे। कारण ही था ऐसा। और कारण क्या था कि टीचर से बेचारे वो पढ़ करके आते थे, गाइड से या जहां से पढ़े हुए हैं। वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका गुलाबी गालों और होठों से प्रेम करता है, वह प्रेम नहीं है, समय के साथ यह प्रेम मुरझा जाता है। इस तरीके की लाइंस बोला करते थे और सारे बच्चे खुश हो जाते थे। गुलाबी गाल और होठों के बारे में बातें हो रही हैं। द ट्रू ब्यूटी, हालांकि इस पोएम को अब हटा दिया गया है इंटरमीडिएट के सिलेबस से, द ट्रू ब्यूटी, लेकिन अब उसके सही मायने पता चलते हैं जब हम लोग मैच्योर हो गए हैं तब। लेकिन इंटर की जो एज है वो तो अलग ही उस समय थोड़ा सा रहता है हम लोगों को। आगे देखिए, अगले राइटर हैं सर जॉन सकलिंग। उसके बाद हैं रिचर्ड लवलेस। अगले राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, अगला नाम है यहां पे। और उसके बाद लास्ट में है हेनरी वागम। तो इस तरीके से ये राइटर्स थे कैवेलियर पोएट्री को लेकर के। अब मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा पोएम कौन सी, एक बहुत ही फेमस पोएम है, इसी वीडियो में बल्कि कर लेंगे उसे हम, जिसका नाम क्या है, टू डैफोडिल्स। और ये किसकी है? रॉबर्ट हैरिक की है। चलिए थोड़ा सा आपको इंतजार कराते हैं और अपनी अगली वीडियो में इसको करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आपको ये क्लास कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट से जरूर बताइएगा।